हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली ये छोटा इसलिए है क्योंकि इसकी मोटी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में देख चुका हूँ। मतलब इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एक्चुअली ये जिसका पार्ट है उसके एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका हूँ, जैसे एक्सपेंस और रेवेन्यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में बताया है ना, तो फिर मैंने आपको ये बताया कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, है ना। ये रिसीप्ट्स और रेवेन्यू, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या है ना, लोग क्या कहते हैं उसको, हैंड टू हैंड यूज करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंस की जगह एक्सपेंडिचर बोल दिया, रिसिप्ट की जगह रेवेन्यू बोल दिया। ये रियल लाइफ में ऐसा चलता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अकाउंट्स तो ये कहता है भैया ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि अगर ये सेम होते तो बट ऑब्वियस है बेटा, मैं आपको ये अलग अलग करके पढ़ाता ही नहीं, है ना। ये अलग अलग है। एक्चुअली क्यों अलग अलग है, ये जो एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस का पार्ट। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस होता है खर्चा। लोग सोचते हैं एक्सपेंडिचर भी खर्चा है, नहीं वो खर्चा नहीं है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है, आपका कोई खर्चा हो गया वो एक्सपेंस बोलते हो आप। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है एक्सपेंस का एक पार्ट है, वो एक पार्ट है, मतलब टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर बोला जाता है बेटा, ऐसी बात है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। उन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को ही हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब जब आप एक्सपेंस को तोड़ देते हो, बेटा एक हथौड़ा लो और एक्सपेंस पर चला दो, हथौड़ा लेके एक्सपेंस पर चला दो तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, और उन 3 टुकड़ों को बेटा पर्टिकुलर एक टुकड़े को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाँ, तो बेटा 3 एक्सपेंडिचर से मिलके एक्सपेंस वर्ड बनता है। ठीक है, ऐसा समझना है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर कंफ्यूजन है और वो गलत कर देते हैं। देखिए रियल लाइफ में चलता है, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने आपको पहले बोला वो एक साइंस थोड़ी ना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो रियल लाइफ में, कोई आपको रोकने टोकने वाला थोड़ी ना है। आपके वहां पे कोई मार्क्स काट लेगा अगर आप ऐसे कर रहे हो, नहीं काटेगा। इसलिए यहाँ पे हमको पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट्स के। आप क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो एक्सपेंस आपको मैंने समझा दिया था। तो बेटा 3 कंडीशन बताई थी, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं, एक्सपेंडिचर समझने में बड़ी मदद होगी। क्या थी, मतलब आपके सामने मैं खर्चा रखता हूं, अब बताओ अकाउंट के हिसाब से वो खर्चा है या नहीं। भाई रियल लाइफ में तो बड़ा सिंपल है। पैसा एक बार चले जाए जेब से, हमको फील होता है यार पैसा जेब से चला गया, खर्च हुआ हमारा पैसा। समोसा लेके आए 10 रुपए खर्च हुआ, तो भैया खर्चा है, फुकट पे थोड़ी ना मिला समोसा, खर्चे है पैसे हमने 10-20 रुपए उसके लिए। इसलिए बेटा रियल लाइफ का फंडा तो बहुत ही ईजी है ना। लेकिन अकाउंट्स का गणित बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। अकाउंट्स ये कहते हैं भैया हमारे लिए 3 कंडीशन तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। रियल लाइफ में सिर्फ एक कंडीशन चलती है, पैसा निकलना चाहिए भैया जेब से, निकल गया हो गया। लेकिन अकाउंट्स ये कहता है भैया 3 कंडीशन हमारे फॉलो करो, तभी ही मानेंगे एक्सपेंस है। क्या है भैया फिर अकाउंट, भैया से हमने पूछा भैया तुम ही बता दो क्या है। उसने बोला पहले खर्चा होना चाहिए। अरे वो तो रियल लाइफ में भी यही है। अरे बात तो सुनो पूरी, सिर्फ एक नहीं 3 है। पहला, खर्चा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपने ये जो चीज खर्चा करी है ऑब्वियसली किसी चीज को खरीदने के लिए करी हो, क्या गुड्स या सर्विस दोनों चलेगी। बेटा पिछली क्लास में बताया था सिर्फ गुड्स थोड़ी ना खरीदते हो, सर्विसेज भी तो लेते हो। बेटा आपको क्या लगता है हल्दीराम में जाके से चाट पकौड़ियां खा के आ जाते हो, वो सिर्फ गुड्स है। या किराने की दुकान में जाके तेल की बोतल लेके आ गए, दूध के लिए आए, बेटा ये गुड्स ही थोड़ी ना खरीदते हो रियल लाइफ में। अपनी लाइफ में आप सर्विसेज भी नहीं लेते किसी से, क्या लेते हो। जैसे डॉक्टर बीमार पड़ गए, डॉक्टर से गए, तो डॉक्टर क्या आपको कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के भाई टैक्स फाइल कराने के लिए, तो क्या वो आपको कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, टैक्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। तो बेटा सर्विस भी तो लेते हो, तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। पहले बात खर्चा होना चाहिए। अब खर्चा किस चीज के लिए करा है, गुड्स के लिए करा है, सर्विस के लिए लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको मिली, हाँ जी। बेटा तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके बस रख नहीं लेना। लेके बेटा रख, बेटा ले तो लिया लेकिन उसको सिर्फ रख ले ही लेना है, मतलब देखना नहीं है, उसको सजाने के लिए थोड़ी ना लिया है। उसको खा लेना है, मतलब उसको कंज्यूम कर लेना है। जैसे आप समोसा लेके आए, तो बेटा समोसा खरीद लिया खर्चा है। कोई चीज खरीद के लाए, गुड्स लेके आए, ठीक है, वो भी हो गया, दूसरी कंडीशन पूरी। तीसरा, कंजम्पशन तो करी नहीं, बस देख के रख लिया लड्डू को, समोसा जो भी है, देख के रख लिया कि भाई बाद में खाऊंगा, तो खाया जब तक नहीं, अकाउंट्स कहता है खाया तब तक नहीं, तो बेनिफिट नहीं मिला होगा। अरे खाओगे स्वाद मिलेगा तभी तो बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आया यार, क्या लड्डू था, ऐसा ही होता है। तो बेटा अकाउंट्स ये कहता है तीसरा बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट कैसे मिलेगा, कंजम्पशन से। तो बेटा ये 3 कंडीशंस आपको जब पूरी कर लोगे, तब जाके हम बोल देंगे कि वो भैया खर्चा है एज पर अकाउंट्स। रियल लाइफ में बड़ा सिंपल है, ठीक है।
तो बेटा पहला खर्चा होना चाहिए, दूसरा आपने जो भी चीज खरीदी है गुड्स या सर्विसेज, आपको उसको फिर कंज्यूम करना है ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। बेटा कंजम्पशन करके अगर बेनिफिट भी नहीं मिल रहा तब भी फिर वो खर्चा नहीं है। बेटा मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिए, तभी कह रहा था मेरी चीजों को लिखना है। बेटा ये जो मैं ट्रिक्स आपको, ये जो कंडीशंस बता रहा हूं किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, ये कंडीशंस कहीं भी नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा पेपर में इससे। ऐसे ही मैं आपको पूरा कोर्स 11th का करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हटके चलेंगे बेटा, बिल्कुल हटके चलेंगे। कभी ओल्ड कन्वेंशनल वे से तो पढ़ना ही नहीं बेटा, बेसिक्स पे टिके रहेंगे। मेरा आपका जो पर्पस है बेटा बेसिक्स ही पूरा कराना है, लेकिन ऐसी लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कराना है कि आप कभी मात नहीं खाओगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये हमने 3 कंडीशन पूरी कर ली। फिर बेटा हम थोड़ा रेवेन्यू पे चले गए, है ना, रेवेन्यू से भी बातचीत कर ली। रेवेन्यू रियल लाइफ में रेवेन्यू भी बड़ा आसान है, बस पैसा आना चाहिए भैया। एक बार पैसा आ गया हम कमाई मान लेंगे उसको, रियल लाइफ में बहुत आसान है। एक बार पैसा आ जाए जेब में हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स कहता है भैया हम ऐसे नहीं चलेंगे। हमारे हिसाब से आपको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, कमाई होनी चाहिए, वो तो रियल लाइफ में भी है, लेकिन अकाउंट के हिसाब से ये पहला कंडीशन है, सिर्फ कमाई होनी चाहिए किसी तरह। अब बेटा आपने ये जो कमाई करी कुछ ना कुछ बेच के करी होगी, बेच के, अरे या तो गुड्स तुमने बेचे होंगे या सर्विसेज बेची होंगी। सर ये बेचना वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, सर्विसेज पे क्या बोलेंगे, सप्लाई। मतलब आपने ये चीज कमाई तो करी लेकिन कुछ ना कुछ सप्लाई करके ही कमाया होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका टायर का धंधा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, कैसे आ रहे हैं आपके पास, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तेरे पास पैसा कैसे आ रहा है इतना बिजनेस में, वो यही बोलेगा भाई साहब मेरा टायर का धंधा है, टायर बेच के ला रहा हूं। तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपकी है, इसका मतलब आपके पास कमाई होनी चाहिए, लेकिन वो कमाई ऐसे नहीं कि आसमान से टपक गई, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ सप्लाई करके, कुछ ना कुछ क्या, गुड्स या सर्विसेज, इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है। अरे गुड्स और सर्विस के अलावा और कुछ होता है दुनिया में, या तो गुड्स लोगे या सर्विसेज लोगे दुनिया में, और इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। इन दोनों कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो कमाई होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करके, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट करना है अपना वो ऑर्डर। चाहे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल पिछली केस में मैंने आपको एग्जांपल से बताया था बेटा, एक लॉयर फर्म है, एक लॉ फर्म है, उसका क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली वो लॉ फर्म अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उस क्लाइंट ने लॉ फर्म को पैसा दे दिया, सोचो 2 लाख रुपए। तो यहां पे अब क्या ये इनकम मानी, सॉरी क्या बोलते हैं, रेवेन्यू माना जाएगा किसका, लॉ फर्म का। देखते हैं, पहला कमाई होनी चाहिए, हाँ कमाई तो हो रही है क्योंकि यहां पे इस क्लाइंट ने इसको 2 लाख रुपए दिए, कमाई तो हो गई। दूसरा, कुछ ना कुछ सप्लाई करके आनी चाहिए कमाई, मतलब ये 2 लाख रुपए फुकट में नहीं आने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सप्लाई करना है। साफ साफ है बेटा, लॉ फर्म है तो अपनी एडवोकेट सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है, लॉ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मानते हो, हाँ जी सर लीगल सर्विस प्रोवाइड करके आ गया। तीसरा, केस कंप्लीट करना चाहिए पूरा। सोचो अभी वो केस चल ही रहा है बेटा, चल रहा है, हियरिंग पे हियरिंग आई जा रही है, तारीख पे तारीख चली जा रही है, तो बेटा फिर ये हम नहीं मानेंगे इनकम, क्योंकि इनकम जो आपको मिल रही है अभी आपने उसकी पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। बेटा इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाऊं, बेटा पिक्चर देख के आते हो, कभी बोलते नहीं है पैसा वसूल पिक्चर है, आपको मतलब आपको ऐसा लगता है यार जिस मूवी के मैंने पैसे दिए उतना बढ़िया कंटेंट मैंने देख लिया सिनेमा हॉल में बैठ के, तो बेटा इसे कहते हैं इनकम। मतलब अगर मैं उस पिक्चर वाले की बात करूं तो उस पिक्चर वाले के लिए इनकम है, ठीक है, मतलब वैसे नेगेटिव मतलब उसमें कह रहा हूं, दूसरी सेंस में कह रहा हूं। मतलब आप बेटा पिक्चर देख के आते हो तो आप यही तो बोलते हो यार पैसा वसूल हो गया, मतलब आप अपनी पैसे को उस बेनिफिट से मैच कर रहे हो, आप यही तो बोलते हो यार पैसा वसूल हो गया, यार क्या पिक्चर थी, मजा आ गया। मतलब आप अपने उस जो भी टिकट है, सोचो फॉर एग्जांपल 300 रुपए की वो टिकट है, उस 300 रुपए की टिकट को बेटा आप अपने उस एंजॉयमेंट के साथ, मतलब बेनिफिट के साथ आप अपने लिंक कर रहे हो, मतलब आपको जो बेनिफिट मिला, जो मजा मिला उस मूवी को देख के, वो 300 रुपए के बराबर था, 300 रुपए के बराबर था। आप यही तो कहते हैं पैसा वसूल है, ठीक है, इसी को यहां पे भी कहते हैं। तो बेटा आपको अपने क्लाइंट को जो 2 लाख रुपए का आपको मिले, क्या आपने वो 2 लाख रुपए की सर्विसेज उस क्लाइंट को दिया, मतलब क्या आपने क्या वो फीलिंग आपने आपने क्या वो फीलिंग जनरेट करी उस क्लाइंट के अंदर कि वो भी सोचे यार क्या लॉ फर्म थी, 2 लाख रुपए पैसा वसूल हो गए, मतलब उसको भी ऐसा लगे यार जो मुझे बेनिफिट मिला है इसने मुझे इस केस से बचा लिया, वो 2 लाख रुपए के बराबर है भाई साहब, मतलब पैसा लगा है, इसको ऐसा ना लगे कि यार बड़ा ओवर प्राइस था, बड़ा ज्यादा पैसा ले लिया यार इसने, एक ड्राइविंग लाइसेंस ही छुड़ाना छुड़ाना था, उसको ऐसा ना लगे यार, ठीक है। तो मतलब ऐसा बताना है आपको बेटा, ये कुछ अभी ये बेटा मैंने आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया, अभी इसी एग्जांपल से मैं आपको बहुत सारे केसेस समझा दूंगा, बहुत सारे केसेस। अभी तो बेटा बहुत चीजें समझानी है, अभी मत सोचो
बेटा आने दो, जो डाउट आ रहे हैं उसको बाहर रखो, पहले बाहर रख के आओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बाहर रख के नहीं आओगे बेटा बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा। आप अपना कहीं कहीं से पढ़ के आप आए हो, पता नहीं किधर उधर इधर उधर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, गलत गलत समझा हुआ, आधा अधूरा समझा हुआ है, उसको आप मेरे इस क्लास के साथ मिक्स कर दोगे तो बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा। दूध में बेटा बस एक ड्रॉप डालनी है, एक ड्रॉप डालनी है बेटा उसकी, नींबू की, फट जाएगा। अचार में बेटा एक ड्रॉप डालनी है पानी की, अचार खराब हो जाएगा। तो बेटा चीज जो प्योर है ना उसको प्योर रहने दो, अपना मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, इससे सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात पे भरोसा रखो, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा बेटा दुनिया भर की जो डाउट आएंगे आपकी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। साथ में बेटा कोई भी किताब कर लेना, ओपन चैलेंज, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। खैर मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस करानी है, वो तो खैर हो ही जाएंगे। बात मैं क्या कर रहा हूं, तो 3 कंडीशन थी इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए भी पैसा कमाई होनी चाहिए, वो कमाई फोकट में नहीं होनी चाहिए, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, गुड्स प्रोवाइड करने हैं, और वो कंप्लीट करना काम, मतलब केस के लिए अगर पैसा लिए तो उसका केस पूरा करो, तब जाके अपने इनकम रेवेन्यू मारना। चलिए ठीक है बेटा, कभी कभी बताओ मैं रेवेन्यू को इनकम 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 करके बोल देता हूं, ठीक है। हालांकि बेटा ये दोनों सेम बोल दिया जाता है आगे फाइनेंस में भी, बेटा मैं आपको बात बताऊं, फाइनेंस में भी इनको कभी कभी सेम सेम बोल दिया जाता है, लेकिन इनमें बहुत एक माइन्यूट डिफरेंस है बेटा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इनके अंदर, है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है इनके अंदर वैसे। लेकिन बेटा आगे जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ोगे ना, ज्यादा डिफरेंस इसमें करते ही नहीं है। 11th क्लास में अभी आपको इसमें डिफरेंस बताया जाता है, लेकिन जब आप कंपनीज वगैरह पढ़ोगे ना बेटा, आप देखोगे वहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं रखा है रेवेन्यू और इनकम में। देखिए मैं आपको रेवेन्यू और इनकम ऐसा पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो ऐसा कोई वैसे डिफरेंस वहां पे रखा नहीं है, सेम रखा हुआ, ठीक है। खैर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपको बात बताऊं, एक्चुअली में बेटा वैसे रेवेन्यू और इनकम अलग ही होते हैं, होना ऐसा ही चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्या करें बेटा, कुछ कार्य कर नहीं सकते। जैसे कंपनी में बेटा आप अकाउंट्स बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट वहां पे बनाते हो। जैसे मैं बात करूं आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं बेटा, जैसे इंटरनेशनल कोर्सेज में, तो बेटा वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वहां पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं वहां पे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, या तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा वहां पे। तो आपको लगेगा सर ये तो गलत है, हम तो रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सब छोड़ो बेटा, ये जो झोल वोल चल रहा है, आप बात हमारे टॉपिक पे वापस आओ, ठीक है। आज बेटा मेरा टॉपिक ये, बस हमने छोटी सी क्विक रिवीजन करी। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो मुझे आपको रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर पढ़ाना है बेटा। पहले मैं आपको रिसीप्ट्स पढ़ा रहा हूं, पहले बेटा मैं आपको पढ़ा दूं रिसीप्ट्स क्या होती हैं। बेटा ये रिसीप्ट्स जो है कितनी प्रकार की है, ये कितनी है, ये अभी मत देखो, मत देखो यार, अभी आप मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो। ये रिसिप्ट होता क्या है, क्या ये रेवेन्यू है? अरे क्या सर, ये हम पता है क्या सर, एटीएम से पैसा निकाल के आए, उसने हमको जब पैसा निकाल लिया, वहां पे छोटी सी रिसिप्ट निकली, क्या वही है सर? सर हम खाना खाने गए बीकानेर में, हल्दीराम में, वहां पे जब हमने बिल दे दिया, उसने हमको बिल पकड़ा के दे दिया, उस पर रिसिप्ट लिखा है, तो क्या सर वही है ये रिसिप्ट? अरे बेटा ये वो रिसिप्ट नहीं है, ये वो रिसिप्ट नहीं है। रिसिप्ट का बेटा अगर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पड़ता चले, बिल्कुल अगर शाब्दिक अर्थ चले, बिल्कुल ही शाब्दिक अर्थ चले, तो रिसिप्ट का मतलब बेटा जो जो पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं कहीं से भी आ रहा है बेटा, फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके धंधे से आ रहा है, धंधे से नहीं आ रहा, कहीं से भी आ रहा है, बस आसमान से ही टपक के, आसमान से टपक गया, सोचो सीधा सीधा आसमान से टपक गया, उसको भी आप रिसीप्ट बोलोगे। मतलब सीधी सीधी बात बोलूं, कैश का इनफ्लो को रिसीप्ट बोलेंगे। अब बेटा कैश का इनफ्लो तो धंधे में कहीं से भी आ सकता है, जैसे आपका टायर बेचने का धंधा है, तो बेटा एक सोर्स तो टायर बेच के आपके पास कैश आ रहा होगा। बेटा सोचो आपका टायर का धंधा है, तो एक सोर्स तो आपके पास यही है ना, टायर बेच के आप पैसा लेके आ रहे हो। अरे बेटा टायर का धंधा है तो टायर बेच रहे होगे, टायर बेच रहे होगे तो पैसा आ रहा होगा, तो एक सोर्स तो यही हो गया। लेकिन क्या धंधे में सिर्फ आपके पास जो पैसा आ रहा है, क्या टायर बेच के आ रहा है और कहीं से नहीं आ सकता? सर इसके अलावा और कहां से आएगा? टायर बेच रहे तो टायर बेच के आएगा। अरे बेटा आपके पास हो सकता है धंधे में कोई एसेट हो, पुरानी हो गई हो, जैसे सोफा हो, फर्नीचर हो, चेयर्स हो, पंखा हो, आपने कहा यार निकाल देते हैं, ओएलएक्स पे बेच दिया आपने, क्या उसको बेच के पैसा नहीं आ सकता? हाँ सर ये भी है। आपके पास एक गाड़ी थी धंधे में, आपने कहा यार पुरानी होगी, अब कितना चलाएंगे, इसको बेच दिया आपने, क्या उसको बेच के पैसा नहीं आ सकता? तो बेटा कहीं से भी धंधे में, अगर बस कहीं से भी धंधे में पैसा आ रहा है, चाहे आपके मेन धंधे से आ रहा है या धंधे के अलावा आ रहा है, इसका एक शब्द है बेटा, एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूं ना आपको, धंधे से जो पैसा आ रहा है, मेन धंधे से आपके पास जो पैसा आ रहा है, धंधे के अलावा कहीं से पैसा आ रहा है, इसको बेटा इसके एक शब्द है, एक्चुअली पता क्या शब्द है? अगर आपके धंधे से पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ऑपरेशन से आपका पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। अभी आपके लेवल पे थोड़ा सा आपको शायद ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली 12th क्लास का कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब मैं वहां पे पढ़ाता हूं, वहां पे जब मैं पढ़ाता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं वहां पे वही पढ़ाता हूं कि कैश धंधे में एक्चुअली आता कहां कहां से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होती बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होती है आपके धंधे में कैश है। अब एक बंदा ये पूछ रहा है, आपके पास ये सोचो 1 लाख रुपए का कैश धंधे में पड़ा है, ये कैश 1 लाख रुपए का आया कहां कहां से? धंधे में से आया। सोचो आपका टायर का बिजनेस है, क्या आपने टायर बेच बेच के 1 लाख रुपए ले आया धंधे में? नहीं, हमने कुछ एसेट्स वगैरह पड़ी थी वो बेच दी। अच्छा, हमने बैंक से लोन लिया था, उससे भी पैसा आता है, उससे भी आ गया। तो बेटा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होती, पर बस ये बताता है अलग कैश कहां कहां से एक्चुअली आ रहा है, सोर्स किधर है, गंगा निकल कहां से रही है, उस सोर्स का पता करना है। गंगोत्री ऐसी यही है बेटा, ऐसी यही है। रिसिप्ट कुछ नहीं होती, आने दो बस। कैश कहां कहां से अंधी होती है, अरे रिसिप्ट अंधी होती है बेटा, उसको कुछ दिखता नहीं है, अंधी होती है, उसको कुछ नहीं दिखता, बस वो ये देख रही कैश आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। बेटा चाहे आसमान से क्यों ना टपक गया हो, वो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगी कहां से आ रहा है, तू धंधे से आ रहा है, तू किधर से आ रहा है, अरे नहीं पूछना, जहां जहां से आ रहा है बस बटोर लो, जहां जहां से आ रहा है बस कैश को बटोर लो। रिसिप्ट इसका मतलब होता है, रिसिप्ट मतलब फिर से बोलते हैं कैश, ऑल कैश इनफ्लो, सीधा मतलब कहीं से भी कैश आ रहा है उसको रिसिप्ट बोलेंगे बस। लेकिन रेवेन्यू में डिफरेंट है बेटा, रेवेन्यू का मतलब दूसरा है। रेवेन्यू का मतलब हो रहा है आपके धंधे से जो पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू बोल। बस एक यही डिफरेंस है बेटा, एक यही डिफरेंस है। देखा, बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है बेटा, बस एक यही डिफरेंस है, लेकिन बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, रिसीव्ड्स और रेवेन्यू में बेटा अगर मैं छोटा सा कॉन्ट्रास्ट अगर आपको देना चाहूं तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन ये रेवेन्यू का मतलब होता है कैश ओनली फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब धंधे की एक्टिविटीज करके आपके पास कैश आया है। सोचो फॉर एग्जांपल आपने मोमोज का स्टॉल खोला है बेटा, मोमोज बेच के जो कैश आ रहा है उसको, मोमोज बेच के जो कैश आ रहा है उसको रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन मोमोज बेच के कैश आ रहा है आपके पास, आपके पास कोई एसेट वगैरह पड़ी थी पुरानी, आपने वो बेच दिया, आपके पास एसी पड़ा था आपने वो बेच दिया, आपने बैंक से एक लोन लेना था, वो बैंक लोन लोगे तो बेटा उसमें भी कैश ही आएगा आपके पास बैंक में। तो बेटा यहां जगह जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार से आपके पास बेटा कहीं कहीं से कैश आ रहा है, तो उन सारे कैश को बेटा रिसीव्स बोलेंगे। मतलब सीधी सीधी बात, ऑल सोर्सेज ऑफ कैश। देख रहे हो, मतलब यहां पे बिजनेस मतलब यहां पे बिजनेस एक्टिविटीज से भी कैश आ सकता है, यहां पे एसेट बेच के कैश आ सकता है, यहां पे आपने कोई बैंक लोन ले लिया वहां पे भी कैश आ सकता है। तो बेटा जहां जहां से मतलब जितना जो भी सोर्स हो सकता है बेटा दुनिया में, वैसे सिर्फ 3 ही सोर्स होते हैं। ठीक है, कौन से सर? एक तो धंधे वाला सोर्स, एक होता है बेटा बैंक से आपने कोई लोन ले लिया, या दूसरा बेटा आपने अपनी कोई एसेट बेच दिया। इन तीनों के अलावा और कोई सोर्स होता ही नहीं बेटा। ठीक है, इनके एक नाम होते हैं बेटा। एसेट को अगर आप बेचते हो उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, इन्वेस्टिंग सोर्सेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बैंक से लोन लेते हो उसे फाइनेंस एक्टिविटीज या फाइनेंस सोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो रिसीप्ट मतलब जहां जहां से भी कैश आ रहा है, अब जहां कोई भी सोर्स हो बस आना चाहिए कैश, उनको हम रिसीप्ट बोलते हैं। लेकिन रेवेन्यू का मतलब बेटा वो वाला सोर्स जहां से आपका धंधे से कैश आ रहा है, मतलब मेन एक्टिविटी जिसके लिए आपने धंधा स्टार्ट किया है। सोचो अगर आपका टायर का बिजनेस है तो आपने टायर से अगर आपको कैश आ रहा है, अगर आपका मोमोज का स्टॉल है तो मोमोज बेच के कैश आ रहा है ना, आपका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो दवाइयां बेच के जो कैश आ रहा है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए आपने बिजनेस खोला है उससे रिलेटेड आपके पास कैश आ रहा है। आप बेटा डॉक्टर हो, आप अपनी डॉक्टरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको डॉक्टरी सर्विस प्रोवाइड करके जो आपके पास कैश आ रहा है उन सबको रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन रिसिप्ट का मतलब बेटा कहीं से भी कैश आ रहा है, बस कैश आना चाहिए, चाहे आपके अपने धंधे से आ रहा है उसके अलावा। ठीक है, बस एक ये डिफरेंट था, मैंने समझाया बेटा, एक ये ही डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस ही नहीं। आई होप बेटा आप ये समझे, छोटा सा डिफरेंट था लेकिन डिफरेंस था, लेकिन समझना बहुत जरूरी था, समझना जरूरी था। लेकिन सिर्फ एक ये तो मैंने एक डिफरेंस दिया, लेकिन बेटा एक्चुअली रिसिप्ट थोड़ा सा और आगे जाके इसमें चर्चा हो सकती है। मतलब रिसिप्ट सिर्फ ये नहीं, मतलब रिसिप्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आपने रेवेन्यू का कॉन्ट्रास्ट दे दिया कि रेवेन्यू मतलब से धंधे से कैश आता है, रिसिप्ट मतलब दुनिया भर का कैश आ रहा है, नहीं। एक ये तो वन ऑफ द डिफरेंस है। रिसिप्ट बेटा एक चीज और होती है, रिसिप्ट एक्चुअली रेवेन्यू, एक्चुअली क्या होता है, प्रकार होते हैं रेवेन्यू के, एक्चुअली रेवेन्यू के प्रकार होते हैं। मतलब बेटा मैं आपको बात बताता हूं, सोचो ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू, हाँ जी सर। बेटा आपने बेटा इसको हथौड़े मारे, इसके एक हथौड़ा लो और इस हथौड़े लेके इस रेवेन्यू पे मार दो बेटा,
जैसे ही आप हथौड़ा लेके इस रेवेन्यू पे मार दोगे तो बेटा इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। बेटा जैसे आप इस पर हथौड़ा मारोगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और दो टुकड़े होके वो बन जाएंगे कैपिटल और रेवेन्यू। ओ हाँ, कैपिटल। सर यहां भी रेवेन्यू वहां भी रेवेन्यू, हाँ आगे शब्द बन जाएगा रिसीव्स। मतलब बेटा आपके पास एक रेवेन्यू है, आप हथौड़ा लेके उस रेवेन्यू पे मार दो, जैसे ही आप हथौड़ा लेके उस रेवेन्यू पे मारोगे उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैपिटल रिसीव्स और एक हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव्स। मतलब रिसीव्स एक्चुअली रेवेन्यू के प्रकार है, दो प्रकार है, एक्चुअली दो प्रकार है उसके, ठीक है। तो हाँ दो प्रकार है बेटा, ठीक है। तो बेटा रेवेन्यू मतलब अगर आप उसका दो टुकड़े कर दोगे तो उसको कैपिटल रिसीप्ट्स बोल दिया जाएगा और रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोल दिया जाएगा। इसी को यहां पे हमने लिखा हुआ है, यहां पे आ जाओ बेटा, ये देखो रेवेन्यू रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट। मतलब रेवेन्यू के अगर आप दो टुकड़े कर देंगे, मतलब बेटा रेवेन्यू के अगर आप दो टुकड़े कर देंगे तो बेटा वो कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में आ जाएगा। अब सर ये क्या फर्क होता है, मतलब इसमें क्या फर्क है कैपिटल में और रेवेन्यू में? बेटा कैपिटल और रेवेन्यू में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। मतलब एक एक वर्ड में बताऊंगा बेटा, मैं चीजें आपको ज्यादातर एक शब्द में बताता हूं। अगर बिल्कुल एक शब्द में बोलूं कि इनमें क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो बेटा बार बार होती है, मतलब रेकरिंग होती है। रेकरिंग का मतलब बेटा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो बार बार होता है ना, बार बार होते हैं। मतलब रेकरिंग का मतलब जो बार बार होता रहता है, होता रहता है। मतलब ऐसी इनकम जो आपको बार बार होगी, जैसे बेटा सेल्स। सेल्स, अरे सेल्स जैसे आपने बेटा मोमोज का स्टॉल खोला है तो बेटा आप हर घंटे कुछ ना कुछ मोमोज तो बेच ही दोगे, तो बार बार आपकी इनकम हो रही है मोमोज बेच के। अच्छा क्या आज ही मोमोज बेचोगे, कल फिर नहीं लगाओगे मोमोज का ठेला? फिर भी कल भी मोमोज बेचोगे, परसों भी बेचोगे, जब तक मोमोज का बिजनेस चल रहा है मोमोज बेचते ही रहोगे। तो बेटा ये इनकम बार बार हो रही है आपकी, मोमोज बेच के बार बार पैसा आ रहा है, तो ये इनकम बार बार हो रही है, रेकरिंग इन नेचर है, इसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन बेटा कुछ कुछ इनकम ऐसी होती है जो बार बार नहीं होती, कभी कभी आती है। कुछ कुछ इनकम ऐसी मोमोज जैसी नहीं होती कि बेटा आपने मोमोज बेच दिया और आपके पास पैसा हो गया, पैसा आ गया, ये रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू इन नेचर है, मतलब रेकरिंग इन नेचर है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ये इनकम हर बार होंगी, बार बार होंगी जब जब आप मोमोज बेचोगे। लेकिन बेटा कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो बेटा बार बार नहीं होती, शायद बस एक ही बार होती है, साल में एक बार होती है बेटा, ये बहुत कम होती है। साल में एक बार भी नहीं हो सकता बेटा, 2 साल में एक बार भी हो जाए, बहुत कम होती है, बार बार नहीं होती। सर एक एग्जांपल दोगे? बेटा इसका एग्जांपल आपको मैं बात बताऊं, आपको बेटा मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। बेटा एक मशीनरी है, चलो मशीनरी छोड़ो, मशीनरी छोड़ो, वो आपको थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल बन जाएगा। चलो मैं आपको यही वाला एग्जांपल देता हूं, यहां जो लिखा है ये ला, यहां आ जाओ। पहले रेवेन्यू रिसीट से स्टार्ट करते हैं, जब इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट करा। बेटा डेली फ्रेश ग्रोसर्स सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर 10,000 कैश टू कस्टमर्स। अब देखो यहाँ पे ये वही हो गया मोमोज वाला एग्जांपल। यहाँ पे क्या बिजनेस है, बस मोमोज वाला नहीं है, कोई ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है। ये क्या करता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल करता है 10,000 रुपए में कैश में, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली बेटा क्या ये जो ग्रोसरी शॉप है, जो ये अपनी सब्जी और फल बेचता है, क्या ये एक ही बार बेचेगा? बेटा जब जब ये फल सब्जियां बेचेगा तब तब इसके पास पैसा आएगा। तो बेटा ये इनकम रेवेन्यू इन नेचर है। मतलब ये जो है, ये जो रेवेन्यू है बेटा, ये रेवेन्यू मतलब रेकरिंग इन नेचर है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, मतलब ये बार बार हो रही हैं, मतलब जब जब ये फल सब्जियां बेचेगा तब तक इसके बाद पैसा आता रहेगा, तो ये रेकरिंग इन नेचर है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में देखो, ग्लोबल वेंचर्स इशू शेयर्स, न्यू शेयर्स टू द पब्लिक एंड रिसीव्स 50 लाख रुपीज। बेटा देखिए अब ये शेयर वाला कंसेप्ट, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक शेयर वाला एग्जांपल लिख रखा है। देखिए शेयर, अगर आप लोगों ने अभी शायद इसमें फेमिलियर अगर हो या नहीं हो, आपने बीएसटी में शायद बिजनेस स्टडीज में अभी एक शेयर का कंसेप्ट तो बेटा पढ़ ही लिया होगा, है ना? नहीं भी पता होगा तो आजकल छोटा सा लोग तो इतना पॉपुलर हो ही गए हैं। शेयर बेटा कुछ नहीं होता, कंपनी की पता है कैपिटल होती है। मैंने आपको अब तक कैपिटल के बारे में तो बता ही दिया। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा होता है जो एक मालिक धंधे में लेके आता है, धंधे को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर बेटा आप उस कैपिटल को हथौड़ा मार के टुकड़े 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 कर दो, तो उस एक टुकड़े को हम बेटा शेयर बोलते हैं। मतलब बेटा इस कैपिटल में अगर आप हथौड़ा चला दो और हथौड़ा लगा के इसके फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उस एक टुकड़े को बेटा शेयर बोलते हैं। तो क्या है बेटा, मार्केट में इसके टुकड़े बिकते हैं, सीधी बात है। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसने पैसा लेके आया, तो पैसा लेके आया उसको कैपिटल बोलेंगे।
लेकिन वो क्या करता है, अपने उस कैपिटल के बेटा टुकड़े 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 कर देता है और मार्केट में बेच देता है। वो क्यों ऐसा करता है सर? वो ताकि उसके पास पैसा आ जाए, तो पैसा आ जाए बेटा। ओनरशिप बेचते हैं एक्चुअली वो, अपनी ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते होगे, शार्क टैंक में बेटा एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वहां पे वो अब देखते हैं बेटा, वो वहां पे इक्विटी खरीद लेते हैं, है ना। वो बोलते हैं हम आपकी 1% इक्विटी खरीद लेंगे, 5% इक्विटी खरीद लेंगे। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि तेरी 100% की ओनरशिप है, इस 100% की ओनरशिप में से 5% ओनरशिप मैं खरीद लूंगा। 95% का मालिक तू है, लेकिन 5% मैं हो जाऊंगा। ये मतलब ओनरशिप बिकती है, ठीक है। ये है बेटा, जैसे प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी में बेटा आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो। प्रॉपर्टी के केस में आप क्या करते हो बेटा? आप अपने 100% के मालिक होते हो प्रॉपर्टी के, आप पूरा का पूरा 100% का शेयर बेचते हो बेटा। एक्चुअली में हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बेचती, प्रॉपर्टी बेचती, एक्चुअली ये तो रियल लाइफ में बोलते हैं। एक्चुअली में बेटा आप अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप बेचते हो। प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ी है, अरे प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ी है ना। सोचो जयपुर में प्रॉपर्टी आपकी, जो जयपुर में ही प्रॉपर्टी रहेगी, ऐसा थोड़ी ना दिल्ली चली जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी वहीं रहती है। एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं बिकती, प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिक जाती है। सोचो आप पहले ओनर थे, तो आपने किसी और को बेच दिया, अब वो ओनर हो गया, तो आपने एक्चुअली ओनरशिप बेची है, प्रॉपर्टी वहीं रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उसके टुकड़े करके बेच दिया कि भाई मैं ओनरशिप हूं, 100% का ओनर हूं, मैंने तुझे इसके 50% ओनर दे दिए, मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं होता बेटा, प्रॉपर्टी के केस में आपको पूरी ही ओनरशिप बेचनी होती है। हालांकि आजकल बेटा कंसेप्ट आ गया रीट्स का, ठीक है, वहां पे टुकड़े उसके बिकते हैं बेटा, ठीक है। खैर वो एक अलग कंसेप्ट है। तो धंधे में बेटा लेकिन ऐसा है, धंधे में बेटा ओनरशिप बिकती है और पार्शियल ओनर भी बिकती है, मतलब टुकड़े भी बिकते हैं ओनर के, और उस एक टुकड़े को शेयर बोलते हैं, ठीक है। हालांकि बेटा ये हमने इन डिटेल क्लास 12 में, हमें शेयर, हमारी शेयर कैपिटल पूरी बुक है, वहां पे हमको पढ़ना है, ठीक है। आपके अभी इतने लेवल पे आपको नहीं पढ़ना, आपको बस बेटा इतना समझना है, एक इस धंधे को मतलब पैसे की जरूरत थी, धंधे को बेटा पैसे की। आप बताओ शेयर वाला एग्जांपल छोड़ो बेटा, शेयर वाला एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। छोड़ो बेटा, सोचो आपको पता है बिजनेस है, बिजनेस है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब पैसे की जरूरत पड़ गई, अब क्या करे सर? पैसे की जरूरत पड़ गई बेटा, ये बैंक के पास चला गया, इसने बैंक को बोला, बैंक भैया हमको 1 करोड़ का लोन दे दे, तो बैंक ने इसको 1 करोड़ का लोन दे दिया। अब मुझे बात बताओ, ये भी एक तरीके से रिसिप्ट ही है, यहां नहीं लिखना बेटा, इसको यहां लिखना, इसको 1 करोड़ के पैसे की जरूरत थी और बैंक ने इसको दे भी दिया। अब बेटा मुझे आप एक बात बताओ, ये जो 1 करोड़ इसको मिला है बेटा, पैसा आया है, अब मैंने बोला बेटा बस पैसा आना चाहिए, तो ये रिसिप्ट है, ठीक है, पैसा रिसिप्ट है। लेकिन समस्या ये है कि क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू? बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती हैं जो बार बार रिकरिंग इन नेचर होती हैं, मतलब वो बार बार आती हैं। अब क्या ये 1 करोड़ बार बार लेगा, हर रोज लेगा? बैंक के पास जाके मुझे 1 करोड़ दे दो, कल फिर गया फिर दे दो, परसों गया फिर दे दो, 1 महीने बाद गया फिर दे दो, बेटा बार बार 1 करोड़ लेता रहेगा तो क्या अपना खर्चे का पहाड़ लगा देगा ये? तो मतलब ये एक ऐसी इनकम है, ये भी एक रिसिप्ट है, लेकिन ये बार बार ना होने वाली रिसिप्ट है बेटा। साल में शायद 5 साल में, ये सॉरी 5-6 साल में एक बार लोन लेगा ये 1 करोड़ का, बार बार थोड़ी ना लेगा। तो बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा ये भी आ रही है, रिसिप्ट ये भी है, अरे क्योंकि इसमें 1 करोड़ पैसा आ रहा है ना आपके पास, लेकिन ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, क्योंकि ये बार बार नहीं होती, ये कभी कभी होती है। ये ऐसी रिसिप्ट है जो कभी कभी आती है, बार बार नहीं आती, तो उनको कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा बैंक लोन, बैंक लोन एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है इसका, ये बार बार नहीं आती बेटा। चलिए बेटा, तो बेटा मैंने आपको रिसिप्ट्स आज समझा दिया, बहुत डिटेल में मैंने समझाया, कुछ भी नहीं होता, रेवेन्यू के 2 टुकड़े कर दो, कैपिटल रिसिप्ट्स बन जाएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बन जाएंगी, ठीक है। देखिए वैसे बेटा ये जो मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू के 2 टुकड़े कर दो, अभी ये मैं समझाने के लिए बनाया, लेकिन जब हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, ये टुकड़े वुकड़े कुछ नहीं होते, रेवेन्यू अलग होता है, ये रिसिप्ट अलग होता है, ठीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। रेवेन्यू के 2 टुकड़े कर दो, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। बेटा रेवेन्यू सिर्फ अलग ही होता है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट अलग ही होता है, ठीक है। बस चलो, आपको बस बेटा इतना समझना है, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू आप समझे, रेवेन्यू के लिए 3 कंडीशन बताई थी, कमाई होनी चाहिए, है ना, आपको कुछ ना कुछ सप्लाई करना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, और वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ये हो गया रेवेन्यू। अच्छा फिर हमने रिसिप्ट पढ़ा, रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू से हटके होती है। रेवेन्यू मतलब धंधे में से जो पैसा आया है, धंधे मतलब धंधा में जो आपने मेन एक्टिविटी जिसके लिए आपने धंधा खोला, उसको सप्लाई करके आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन रिसिप्ट मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है, बस आना चाहिए पैसा, बस जहां से भी आगे पता है नहीं, अब आसमान से भी टपक गया, उसको भी बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। तो रिसिप्ट ये होता है, रिसिप्ट के 2 प्रकार होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो वो होती है बेटा जो बार बार नहीं हो, बार बार होती है, बार बार हर बार होती है। जैसे आपका एक बिजनेस है मोमोज का, आपने मोमोज बेच के जो पैसा लाया तो ये बार बार होंगी, ठीक है। तो बेटा जैसे बैंक इंटरेस्ट है, वो भी रेवेन्यू इन नेचर होता है, आपको हर महीने मिलेगा बेटा, हर महीने मिलेगा, रेकरिंग इन नेचर होता है बेटा, बार बार मिलेगा, ठीक है। तो
ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो बेटा साल में कभी कभी मिल गया या 5-6 साल में एक बार आ गया। जैसे बैंक लोन, आपको पैसे की जरूरत पड़ी है, बैंक के पास गए लोन मांगने, बेटा हर बार मांगोगे? ऑब्वियसली बेटा कभी मांगने जाओगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये कैपिटल इन नेचर है, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे, समझ रहे हो बेटा? तो ये रेकरिंग इन नेचर नहीं होती, मतलब रेकरिंग इन नेचर नहीं होती, नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है। ये हो गया रिसिप्ट। अब आते हैं बेटा एक्सपेंडिचर में। बेटा एक्सपेंडिचर भी वही है, एक्सपेंडिचर भी वही है बेटा, एक्सपेंडिचर भी वही है। एक्सपेंडिचर के बेटा कुछ नहीं करना, आपको हथौड़े मारने इसमें भी, जैसे आपने रेवेन्यू पे मारे, बेटा एक्सपेंडिचर पे भी आपको एक बार हथौड़ा मारना है। हथौड़ा लो, एक्सपेंडिचर पे मार दो। जैसे आप हथौड़ा मारोगे बेटा, इसके लेके दो नहीं होंगे, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपके लेवल पे बेटा वैसे बताओ इसके 2 टुकड़े ही हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज 12th क्लास में भी बेटा, 12th क्लास में भी थोड़ा सा टेक्निकल है, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाके इसके 3 टुकड़े बनते हैं। ये मैंने आपके लिए इसलिए लिख दिया क्योंकि बेटा समझाने के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए बताना था। अभी आपके लेवल पे बेटा एक्चुअली डेफर्ड इसके 3 टुकड़े हैं बेटा। चलो लिख ही देता हूं पहले, आप बोलते पता नहीं क्या लिखे बेटा। वही है पहले बेटा, बिल्कुल सेम डिट्टो कैपिटल और रेवेन्यू एज इट इज लिख दो बेटा। जैसे रेवेन्यू में था ना, ऐसे यहां भी है कैपिटल और रेवेन्यू। यहां पे बस एक नाम और ऐड हो जाता है बेटा, डेफर्ड। डेफर्ड है बेटा इसका नाम। बेटा ये आपके लेवल पे, ये तीसरा पार्ट है, आपके लेवल पे थोड़ा सा ये टेक्निकल है बेटा, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग होती है और अकाउंटिंग अभी आपके लेवल पे सिखाई नहीं जा रही है, 11th क्लास में नहीं सिखाई जा रही, क्योंकि बेटा क्योंकि आप अभी बिगनर हो, अभी आपने अकाउंट्स ले ही लिया है ना बेटा, तो आपको अभी डेफर्ड थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा। इसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है बेटा, ठीक है। एसेट्स में इसको कैसे दिखाया जाता है, इसको लाइबिलिटी, ये एक ऐसी चीज है जो एसेट्स में भी दिखाई जाती है, लाइबिलिटीज में भी दिखाई जाती है। कैसे कैसे इसका मामला हो सकता है, इसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, इसकी चीजें होती है बेटा, ठीक है। तो अभी आपके लेवल पे बहुत टेक्निकल है, इसको प्रोफेशनल कोर्सेज में विस्तार से पढ़ा जाता है, प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी इसलिए लिख दिया ताकि अगर आपको कोई स्टूडेंट बोले ज्यादा, अगर वो चमक रहा हो कि देखो भैया मुझे तो पता है तीसरा, तो आप भी पीछे ना रहो बेटा, आपको भी पता है, ठीक है, एटलीस्ट सुना सुना हुआ है आप। हालांकि लेकिन मैं आज उसको थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर भी बेटा एक्सपेंडिचर 3 प्रकार के होते हैं, मतलब सॉरी एक्सपेंडिचर मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, ये एक्सपेंस लिखना था मुझे, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेंस बेटा क्या कहते हैं उसको, अगर आप उसको हथौड़े चला दो तो बेटा 3 हो जाएंगे उसके टुकड़े। पहला होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आई थिंक अब मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपने खुद ही गैस कर लिए होंगे बेटा। अगर आपने वो मेरी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन सुन ली अब तक, जो मैं अब तक बोल रहा हूं, आप ये शायद समझ गए होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये ऐसा खर्चा होगा जो बार बार होगा, मतलब रेकरिंग इन नेचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल इन नेचर है, इसका मतलब बार बार नहीं होगा, कभी कभी होगा, इसका मतलब बेटा आप समझ गए हो। खैर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर रेवेन्यू, हाँ बेटा इसका एक लॉजिक है क्यों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसका एक एक्चुअली लॉजिक है क्यों डेफर्ड रेवेन्यू बोला जाता है, डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोला जाता। पता है क्यों नहीं बोला जाता? अभी बताता हूं, अभी एग्जाम्पल में आ जाओ, पहले एग्जाम्पल में आओ। सोचो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हालांकि बेटा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक वो खर्चा होगा जो बार बार नहीं होगा, कैपिटल इन नेचर है, बार बार नहीं होगा, कभी कभी होगा। चलो एक एग्जाम्पल पढ़ लेता कभी कभी का। बेटा जिम है, उसका नाम है इलीट जिम, ठीक है। परचेजेस न्यू ट्रेडमिल्स एंड वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अरे बेटा जिम में जाते हो, वहां पे वो ट्रेडमिल होता है ना जिसमें बंदे भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना वो। और वेट लिफ्टिंग जैसे वो हो गए, वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे बारबल डंबल्स वगैरह, तो वो खरीद के लेके आ गया बेटा। और उसमें उसका जो पूरा सेटअप लग गया खरीदने में, 5 लाख रुपए लग गया। अब आप मुझे बात बताओ बेटा, ये रेकरिंग है या रेवेन्यू है, मतलब सॉरी कैपिटल है या रेवेन्यू है? सर ये ट्रेडमिल लेके आया है, डंबल लेके आया है, जिम है, ठीक है। तो बार बार तो ट्रेडमिल नहीं खरीदेगा, एक बार खरीद लिया, साल में बेटा 3-4 साल बाद ही ट्रेडमिल चेंज करेगा जब करेगा। अब यार रोज ही ट्रेडमिल लेके आएगा, रोज ही डंबल लेके आएगा, एक बार डंबल लाके रख दिया बेटा, 2 साल तक अब वही चलाओ, चेंज करेगा तो बार बार तो चेंज नहीं करेगा। तो सर ये कैपिटल इन नेचर है, क्योंकि सर ये जो इक्विपमेंट है, ये कंपनी ये बार बार थोड़ी ना लाएगा जिम, एक बार ले आया रख दिया, हर दिन ही लेके आता रहेगा। लोग भी सोचेंगे जिम में अब हर दिन चेंज कर रहा है, रोज ही लेके आ रहा है, अब इतना तो जगह चलने की जगह नहीं है, इतना भर दिया इसने, ऑब्वियसली बेटा, ठीक है। तो एक बार लाके रख दिया, बस हो गया काम। अब बेटा रेवेन्यू में देखते हैं, रेवेन्यू में अच्छा पूरी बात पढ़ लेते हैं। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट्स बेनिफिट एक्सपेंस फ्यूचर पीरियड। अभी ये लाइन थोड़ी सी अभी बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है,
ये लेकिन मैं आपको भी नहीं समझा सकता बेटा, नहीं समझा सकता बेटा, मैं आपको इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि आपको अभी समझ ही नहीं आएगा। पर ये क्या बात हुई बेटा, ये बता मैं आपको कब समझाऊंगा, जब मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ा दूंगा। बैलेंस शीट का मतलब सर ये कब पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे ये अभी एक बार पहले तो मैं आपको प्रिंसिपल्स भी पढ़ा दूं और अकाउंटिंग इक्वेशन तक एक बार मुझे पहुंचने दो, ठीक है, वहां पर आपको सारे समझ में आएंगे। टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है, कुछ नहीं समझना, ऐसे टेंशन नहीं लेनी। एक क्लास में वैसे बेटा अभी एक डालूंगा बीच में जिसमें मैं आपको कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बताऊंगा बेटा, और भी प्रकार के। अभी इससे बताओ कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिखे नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। मतलब बेटा मतलब ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये देखो ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, डिस्काउंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट, इन इवेंट, दुनिया भर का कॉस्ट, प्रोड्यूसर, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट। बेटा यहाँ पे बेटा 43 तक लिखे हैं, जीएसटी लास्ट है। लेकिन बेटा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, कम से कम 4-5 है। और कौन से, जैसे बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सुना होगा आपने, है ना, एक्रूड एक्सपेंसेस बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको बोला जाता है ना, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है बेटा, है ना, एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है जिसको आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू भी बोल दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बेटा ये आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन ये भी अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। तो ये मैं आपको बताऊंगा और इस पे मैं क्लास लेके आऊंगा और वो क्लास आपको देखनी है बेटा, उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं वहां पे समझाऊंगा। ये वाला कंसेप्ट कौन सा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लाइन लिखी ना, ये बेनिफिट फॉर द फ्यूचर पीरियड, ये मैंने थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन करा बेटा, ठीक है, तो वहां पे आपको देखना। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, हमको पता है ये क्या होगा, मतलब एक ऐसा खर्चा होगा जो बार बार होगा, बार बार होगा, जैसे जिम की फीस। बेटा जैसे आप जिम की फीस देते हो वो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा, आप लोगों के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, मतलब बार बार दोगे आप, इस महीने भी दी, अगले महीने फिर दी, अच्छा सर साल की दे दी, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इस साल दे रहे हो, फिर अगले साल फिर दोगे, दूसरे साल फिर दोगे, ऐसे देते रहोगे, ठीक है। देखो जैसे ये, लेकिन ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इलीट जिम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसके लिए क्या खर्चा है, इलीट जिम पेज इट्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 15,000। बेटा क्या, अब मुझे बताओ, छोड़ो ये रेवेन्यू है या कैपिटल, आप बताओ ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। इलीट जिम है, बिजली का बिल दे रहा है, ठीक है, अब बिजली का बिल है, ठीक है, तो बिजली का बिल तो हर महीने आता है, हर महीने आता है तो फिर हर महीने पे भी करेगा, हर महीने पे करेगा मतलब बार बार पे करेगा, बार बार पे कर रहा है सर, ये रेवेन्यू नेचर है क्योंकि ये खर्चा रेकरिंग हो रहा है, बार बार हो रहा है, क्योंकि बिजली का बिल हर महीने आएगा बेटा। बेटा हर दिन बिजली कंज्यूम करोगे, हर महीने बिजली कंज्यूम करोगे तो क्या बिजली का बिल हर महीने नहीं आएगा, हर महीने आएगा, हर महीने आएगा तो हर महीने पे नहीं करेगा, हर महीने पे करेगा तो इसका हर महीने का खर्चा नहीं होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब बेटा थोड़ा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं, आज की क्लासेस में फिर एंड करेंगे इसके बाद। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, पहली बात, अभी छोड़ो बेटा ये सब क्या लिखा है, छोड़ो सब, अभी मेरे पे ध्यान दो बेटा, शब्दों से पढ़ाएंगे, शब्दों से। डेफर्ड को बेटा अभी छुपा दो, अब क्या लिखा है पढ़ो बेटा, डेफर्ड को छुपा दो, अब क्या लिखा है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर, जो मतलब बार बार होंगे, हाँ। अब डेफर्ड को जो छुपाया था उसको दोबारा देख लो सर, डेफर्ड तो मतलब ये क्या है, डेफर्ड मतलब अरे पता ही नहीं सर, डेफर्ड क्या कर रहे हो, जुबान है ये, क्या गाइडेंस ही चला है बेटा। डेफर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये पता, इसको जानने के लिए हमको डेफर्ड का मतलब समझना पड़ेगा बेटा। डेफर्ड का मतलब अगर मैं आपको देसी भाषा में बोलूं, आपने टाल दिया, सीधी बात, अरे बेटा टाल दिया। जैसे बेटा आपके मैम ने आपको बोला था कि बेटा 10 जुलाई तक आपको हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, सोचो 10 जुलाई तक, लेकिन आपने नहीं करा, आपने बेटा उसको डेफर कर दिया, टाल दिया, 15 जुलाई, आपने 15 जुलाई को सबमिट करा, इसका मतलब आपने डेफर कर दिया अपना वो डेट को, अपने डेट को डेफर कर दिया, आगे कर दिया, ऐसे बोलते हैं। जैसे बेटा कभी कभी सोचो स्कूल में होता था ना, पेपर होते हुआ करते थे, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ हो जाता था तो कभी कभी स्कूल क्या करते थे, पेपर को पोस्टपोन कर देता था, उसका वर्ड होता पोस्टपोन, लेकिन वो एक्चुअली डेफर्ड होता, मतलब डेफर कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, सीधी बात होती है। डेफर्ड का मतलब ये होता है, तो डेफर्ड का मतलब बेटा आपने उसको क्या कर दिया, आगे कर दिया, सीधी बात बोलो, देसी भाषा में मतलब इसका ये होता है, आपको ये चीज अभी करनी थी लेकिन आपने अभी ना करके उसको आगे कर दिया, टाल दिया, आगे की डेट्स के लिए टाल दिया। तो एक ऐसा खर्चा जो बेटा आपने आगे करके लिए टाल दिया, आपको अभी करना था, आपने अभी ना करा, टालते रहे टालते रहे टालते रहे, आगे को करते रहे करते रहे करते रहे, ये होता है इसका मतलब। अब एग्जांपल से पढ़ते हैं, एक कंपनी है न्यू सॉफ्ट कंपनी, ठीक है भैया, होगी न्यू सॉफ्ट कंपनी, उसने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च करा, उसने बेटा 10 लाख रुपए बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे खर्च करा। फॉर एग्जांपल बेटा आप वो देखोगे ना, वो छोलों की एड आती है, पता नहीं कौन सी, वो एमडीएच के छोलों के मसाला है ना वो, उसमें एवरेस्ट पता नहीं एमडीएच है बेटा, जो भी है, उसमें बेटा वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन दोनों ऐड करते हैं,
तो बेटा वो नेक्स्ट लेवल एक एड कैंपेन है। बेटा कितना खर्चा हो गया हुआ उसमें, एक तो शाहरुख खान की भी फीस है, अमिताभ बच्चन की भी फीस है, तो बेटा दोनों को मिला के एक अच्छे खासी कॉस्ट पड़ गई। तो इसे मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन बोलते हैं, ठीक है। ब्रांड इंडोर्समेंट इसका एक्चुअली बेटा इसका जो नाम होता है ना, इस कंसेप्ट को ब्रांड इंडोर्समेंट कहते हैं, जो आप बीबीए वगैरह पे पढ़ोगे, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे वहां पे आप ये कंसेप्ट पढ़ लोगे, ठीक है। ब्रांड इंडोर्समेंट बोलते हैं, एमबीए में भी पढ़ोगे आप ये कंसेप्ट। टू लॉन्च इट्स सीएमए, ओ सॉरी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, टू लॉन्च इट्स न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बेटा उसका एक सॉफ्टवेयर था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने एक नया सॉफ्टवेयर बना लिया होगा। अभी नया सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन बेटा जो दिखता है वही बिकता है, तो दुनिया को बेचेंगे कैसे? बेचोगे तब ना जब आप देखो दिखाओगे दुनिया को पता तो होना चाहिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है। तो इसने एडवर्टाइजिंग कर दी और इतनी नेक्स्ट लेवल करी कि बेटा 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया। लेकिन अब बेटा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत सर कौन सी बातचीत? बेटा ये जो 10 लाख रुपए का इसने एडवर्टाइजिंग का खर्चा करा है ना, 10 लाख रुपए का इसने जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा कर दिया ना बेटा, मुझे अब आप एक बात बताओ, बताइए सर, बेटा एडवर्टाइजिंग करके कुछ फायदा होता है? मतलब ये दुनिया करती है क्यों एडवर्टाइजिंग? पहले ये बताओ क्यों करती है दुनिया एडवर्टाइजिंग? सर एडवर्टाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी भैया एक प्रोडक्ट है, हमें भी खरीदो। बेटा ये रीजन है, अच्छा है। और सर मतलब सर बेटा देखो मेरी बात सुना, आपने ये रीजन जो दिया अच्छा है, लेकिन मुझे बात बताओ, टाटा नमक पूरी दुनिया खाती है, सबको पता है, लेकिन फिर भी वो ऐड क्यों करता है? अरे टाटा नमक है, पता ही है दुनिया को टाटा नमक है, लेकिन फिर भी ऐड करे जा रहा है बार बार, क्यों कर रहा है वो? बताओ बेटा। ये एक तो बेटा इससे बताऊं क्या है, दो रीजन है। एक तो बेटा पहली बात तो देखो आपको दिखाना है, वो तो है ही आपको, वो तो आपको है ही, वो तो मैं लिख ही देता हूं, देखो एग्जिस्टेंस, ये तो लिखना ही है। दूसरा बेटा एक होता है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए भी दिखाया जाता है। देखो बेटा टैक्स सेविंग पर्पस भी होता है, मतलब आप जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग करोगे, बट ऑब्वियसली बेटा फोकट में तो हो नहीं रही, आपका खर्चा लग रहा है, खर्चा लग रहा है तो आपका खर्चा है, मैंने आपको बताया था। अच्छा एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, तीनों कंडीशन इस पे लगा के देख लेना, लग जाएगी, ठीक है। तो क्या आप उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करोगे? पीएनएल में डेबिट करोगे। ये सर पीएनएल अकाउंट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं, वैसे तो इसमें हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये होता है, ऐसा होता है बेटा पीएनएल अकाउंट, ये होता है इनकम। पीएनएल अकाउंट बेटा कुछ नहीं होता, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी इनकम और खर्चे डालते रहते हो। अगर आपका खर्चा होगा तो आप इसको एक्सपेंस साइड में डाल दोगे, इनकम होगी तो आप इनकम साइड में डाल दोगे। तो बेटा ये एक पीएनएल होता है, आप उसको डेबिट करोगे तो आपको वहां पे सरकार बताओ टैक्स रिबेट देती है। मतलब आप जितना ज्यादा खर्चा करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स कम नहीं जाएगा। बेटा प्रॉफिट पे जाता है ना टैक्स, तो प्रॉफिट अगर कम हो जाए तो बेटा क्या आपका टैक्स कम नहीं हो जाएगा? तो बेटा तो टैक्स सेविंग होता है। लेकिन ये तो ठीक है यार, कुछ मजा सा नहीं आ रहा एग्जाम, एक अच्छा रीजन दो ना। दूसरा होता है बेटा सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए होता है। एक्चुअली ये रीजन है सबसे बड़ा रीजन। बेटा अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बेटा ताकि लोगों के मन में ये जाए यार ये क्या मसाला है, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान दोनों मिलके। क्योंकि बेटा अमिताभ बच्चन शाहरुख खान दोनों एक अच्छे पब्लिक आइकन है, मतलब इन दोनों की अपनी एक वर्थ है, क्रेडिट वर्थ है। मतलब अगर ये दोनों कुछ बोल रहे हैं तो पब्लिक ये बोलेगी यार अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बोल रहे हैं कुछ, मतलब सही हो गया, सही होगा, ये दोनों यूज कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है ये दोनों यूज कर रहे हैं, सीधी बात है, तो अच्छा ही होगा बेटा। तो बेटा क्यों ना हम ये यूज कर लें? तो बेटा एक तो ये होता है, मतलब लोगों के माइंड में एक ये चीज डालना कि यार शाहरुख खान, क्योंकि बेटा हमारे ब्रेन के अंदर ये होता है, आप किसी भी चीज को लेने से पहले पहले दूसरों को देखते हो कि यार ये कर रहा है फिर आप करते हो, है ना बेटा। आप कभी भी पहल नहीं करते, दूसरों को देख के करते हो। तो आप ये देखते हो यार अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बोल रहे हैं, अच्छा ही होगा, ये लोग इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, पब्लिक फिगर है, कोई गंदी चीज तो नहीं कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली छोले की अच्छी प्रोवाइड करे, अच्छा ही छोला होगा, अच्छा मसाला होगा, तो बेटा ठीक है कर लिया, ले लिया। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होंगी। अच्छा उनकी उनकी भी जो ट्रैफिक होगा, पब्लिक फॉलोअर्स होंगे वो भी लेंगे, तो इससे सेल्स इंक्रीज होंगी कंपनी की, ठीक है बेटा। इस पे एक डिटेल इस ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना प्रोफेशनल कोर्सेज में बेटा, इन डिटेल इसका एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूं, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन एनालिसिस। डिसीजन एनालिसिस होता है बेटा जो मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में इन डिटेल पढ़ाता हूं बेटा। इसके ऊपर प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने का प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन सब निकाला जाता है। तो बेटा सब इसलिए मैं आपको अभी से ही बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं।
तो ये तीन कारण, और भी बहुत कारण होते हैं बेटा, लेकिन मोटे मोटे ये तीन कारण होते हैं। पहली बात तो बेटा आपको अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना दुनिया को कि भैया मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं। दूसरा, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए कि भैया हमें अपना खर्चा बचाना है। तीसरा, सेल्स इंक्रीज करने के लिए। तो बेटा यहां पे हम जो हमें यहां पे पढ़ना है वो है सेल्स इंक्रीज। तो बेटा ये जो कंपनी है ना, क्या कहते हैं इसको, ये है ये वाली, इधर चली गई। तो इसने बेटा ये 10 लाख रुपए जो अपना सॉफ्टवेयर के लिए करा, इसने अपनी एक तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए करा होगा, एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए रखा होगा, टैक्स सेविंग, ठीक है। लेकिन बेटा बात मेरी कहने की क्या थी, बात मेरी कहने की ये थी कि बेटा से हम एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? सर समझ में आ तो गया, ये तीन कारणों की वजह से करते हैं। मतलब आपको एडवर्टाइजिंग करने से बेनिफिट मिल रहा है बेटा, इन ये तीन कारण क्या है, बेनिफिट ही तो है। अरे बेटा आपने एक तो एग्जिस्टेंस प्रूफ कर दी, एग्जिस्टेंस प्रूफ करोगे तो आपको लोग आपको जानने लगेंगे, जानने लगेंगे तो बेटा आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आपका बेनिफिट नहीं मिल रहा एडवर्टाइजिंग करके। अगर आप एडवर्टाइजिंग ना करते तो लोग आपको जानते ही नहीं, तो आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होती, सेल्स इंक्रीज नहीं होती तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता। तो मतलब भैया इतना समझ में तो आ गया कि भैया एडवर्टाइजिंग करके बेनिफिट तो मिल रहा है। अच्छा टैक्स सेविंग भी मिल रही है, क्योंकि खर्चा है, खर्चा है तो आप जितना ज्यादा खर्चा करोगे आपका प्रॉफिट कम होगा, टैक्स ज्यादा नहीं जाएगा, कम जाएगा। तो भैया बेनिफिट मिल रहा है। तो मतलब मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता कि एडवर्टाइजिंग से सीधा सीधा आप क्यों करते हो, बेनिफिट के लिए। तो बेटा बेनिफिट मिलेगा सीधा सीधा। लेकिन चर्चा की बात यह है, चर्चा की बात यह है कि क्या ये बेनिफिट आपने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया? तो मतलब बेटा एडवर्टाइजिंग तो करी, लेकिन क्या इसको एडवर्टाइजिंग करके ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है आपने पूरा का पूरा बेनिफिट रियलाइज कर लिया? फॉर एग्जाम्पल बेटा आप एक मिठाई की दुकान में गए, आपने एक लड्डू खरीद लिया, बेटा आपने वो लड्डू आधा खाया सिर्फ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने लड्डू है सिर्फ आधा खाया, तो क्या आपने इसको जो कंज्यूम करा है, कंज्यूम तो आपने करा, आपको बेनिफिट भी मिला, लेकिन क्या आपको बेनिफिट पूरा मिला है, आधा मिला है? सर लड्डू खरीदा और लड्डू आधा खा लिया, बट ऑब्वियसली सर लड्डू हमें बेनिफिट आधा मिला है। कैसे? क्योंकि बेटा जब वो आधा लड्डू आप बाद में फिर खाओगे आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। तो बेटा आपको 2 बार बेनिफिट मिल गया। इसका मतलब जब आपने पहली बार खाया आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिला, आधा बेनिफिट मिला है, आधा बेनिफिट मिला बेटा। तो बेटा जब आप बेनिफिट पूरा कंज्यूम नहीं करते तो मुझे बात बताओ, इसी को बताओ, जब तो खर्चा बताओ, खर्चा खर्चा बताओ, खर्चा। हमने अकाउंट्स में ये पढ़ा था बेटा, एक एक चीज लिंक होगी, टेंशन मत लो। मैंने आपको ये बोला था 3 डेफिनेशन अकाउंट्स, ये एक्सपेंस के 3 केसेस बताओ, मतलब सॉरी 3 एलिजिबिलिटी बताओ, क्या कंडीशन थी? तो पहले खर्चा होना चाहिए, आप खर्चा होना चाहिए। अच्छा फिर आपको कोई ना कोई दूसरा, आपको कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदनी है। अच्छा जो भी आपने खरीदी, तीसरा आपको उसको कंज्यूम करना ताकि आपको उसको बेनिफिट मिले, लेकिन कंप्लीट, कंप्लीट शब्द ही तो बोला है। लेकिन बेटा जब आपको सोचो आपने 10 रुपए का लड्डू खरीदा है और आपने सिर्फ बेटा आधा ही खाया है, तो बेटा आपने सिर्फ 10 रुपए का खाया है, 10 रुपए का तो आपने अभी खाया ही नहीं। तो आपने जो बेनिफिट कंज्यूम करा है, सॉरी ये 20 रुपए का लड्डू है, बेटा आपने 20 रुपए का लड्डू खरीदा, 20 रुपए के लड्डू में से सिर्फ आपने अभी आधा ही खाया है, तो बेटा आपने सिर्फ कितना कंज्यूम करा है, आधा। तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, आधा। तो बेटा मॉनिटरी वैल्यू में लिखो, तो बेटा एक्चुअली आपको कितने रुपए का बेनिफिट मिला, 10 रुपए का। अरे सीधी सीधी बात है, जब आपने आधा ही कंज्यूम करा तो आपको आधा बेनिफिट मिला, आधा बेनिफिट मिला, इसका मतलब आपको 10 रुपए का बेनिफिट मिला। इसलिए अकाउंट्स में सिर्फ 10 रुपए का खर्चा डेबिट करेंगे, 10 रुपए का नहीं करेंगे, बाकी 20 रुपए नहीं करेंगे, 10 करेंगे। सर ये तो आप बेटा, ये मैं थोड़ा सा एडवांस चला गया, और थोड़ा सा एडवांस चला गया, यही है अकाउंट बेटा, ये मैं एडवांस चला गया थोड़ा बेटा, ये मैं थोड़ा सा एडवांस चला गया। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको ये बोला था कि खर्चा करना है, खर्चा करना पहला कंडीशन। दूसरा आपको कोई ना कोई चीज खरीदनी है। तीसरा आपको वो चीज कंज्यूम करनी है लेकिन पूरी, तभी आप पूरा खर्चा डेबिट करोगे। लेकिन यहां पे तो आपने सिर्फ आधा कंज्यूम करा, इसका मतलब आपने सिर्फ 10 रुपए का बेनिफिट कंज्यूम करा। तो अकाउंट्स ये कहता भैया क्योंकि तूने 10 रुपए का ही बेनिफिट कंज्यूम करा है तो तीनों कंडीशन सिर्फ इस केस में पूरी हो रही है, यहां पे नहीं हो रही। नो डाउट यहां पे भी तूने 10 रुपए का खर्चा कराया है, तूने लड्डू खा, वो लड्डू ले भी लिया 10 रुपए का, लेकिन तूने अभी 10 रुपए का बाकी बेनिफिट कंज्यूम नहीं करा। तो तीसरी कंडीशन क्योंकि पूरी नहीं हो रही तो हम यहां पे इसको खर्चा डेबिट नहीं करेंगे। तो चाहे आपकी जेब से 20 रुपए गए, अकाउंट्स कहेगा खर्चा सिर्फ 10 रुपए का है क्योंकि आपने कंजम्पशन सिर्फ 10 रुपए की करी। ऐसी ही एडवर्टाइजिंग के साथ है बेटा। एडवर्टाइजिंग में बेटा आप क्या करते हो, एडवर्टाइज, अच्छा और ये जो बाकी का 10 रुपए सर इसका क्या, इसको बेटा आप बाद में करोगे। सर बाद में बेटा कभी ना कभी तो ये जो बचा हुआ बाकी का लड्डू है, सोचो अगले दिन के लिए बचा के रखा, अगले दिन खा लोगे तो अगले दिन का खर्चा मान लेंगे इसको। एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट डे
मान लेंगे इसको, बेटा इसको हम एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट डे मानेंगे। मतलब अकाउंट्स ये कहता है कोई नहीं अभी नहीं मानेंगे, जब तू उस लड्डू को खा लेगा, बाकी का जो 10 रुपए का लड्डू का बेनिफिट है, जब तू उसको खा लेगा तुझे अब बाकी का 10 रुपए का बेनिफिट मिल गया, अब इसको हम खर्चा मान लेंगे, लेकिन आज के लिए नहीं मानेंगे, आज का नहीं मानेंगे, करंट डे का नहीं मानेंगे, जब तू इसको कंज्यूम कर लेगा उसी दिन का बेनिफिट मान लेंगे। मतलब सोचो अगर आपने अगले दिन कंज्यूम करा तो अगले दिन का बेनिफिट मानेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। और ये जो आपने अगले दिन डेबिट करा, मतलब आपने ये खर्चा अभी ना माना, बाद में माना, आगे के लिए रख दिया, इसी को डेफर्ड बोलते हैं। ये जो चीज है ना, ये वाला खर्चा जो आपने अगले करा, इसको डेफर्ड बोलते हैं। मतलब आपने अभी ना करके बाद में करा। इसके क्या मतलब, हमने क्या बेटा एक छोटे से एग्जांपल से निकाल लेंगे। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप अभी डेबिट नहीं करते, आप बाद में डेबिट करते हो। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट अभी पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करा। क्योंकि अकाउंट्स कहता है आप पूरा का पूरा एक्सपेंस तभी मानोगे, खर्चा तभी मानोगे जब आपने पूरा बेनिफिट उसका कंज्यूम कर लिया। लेकिन इस केस में आपने सिर्फ आधा ही बेनिफिट कंज्यूम करा, आधा तो करा ही नहीं। जब आधा कर लोगे तब डेबिट कर देना। लेकिन ये तो बाद में बात चली गई, फिर जब करेंगे तब करेंगे, तो ये तो बाद में बात चली गई बेटा। तो बाद पे जब बात चली जाती है तो बेटा उसको डेफर्ड बोल देते हैं। तो हमने ये चीज निकाली, ये चीज हमने निकाल ली कि बेटा डेफर्ड में, डेफर्ड कुछ नहीं होता, जो बेनिफिट होता है जो अभी तक आपने रियलाइज नहीं करा, कंज्यूम नहीं करा, उसी को डेफर्ड बोलते हैं। जैसे इस केस में बेटा आपने एडवर्टाइजिंग करी, अब बेटा ये जो बेनिफिट आपने एडवर्टाइजिंग करी, अब बेटा ये जो बेनिफिट आपने एडवर्टाइजिंग करी और जो आपको बेनिफिट मिला, मुझे क्या बताओ, एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ आपको 1 साल के लिए मिलेगा? अरे ये जो एमडीएच वगैरह, ये जो टाटा नमक वगैरह जितनी भी ऐड करते हैं, क्या इनको बेनिफिट सिर्फ 1 साल मिलता है? मतलब 1 साल करके मतलब इन्होंने एक ऐड करी, सिर्फ 1 साल तक कस्टमर आया, बाकी दूसरे साल तीसरे साल आया ही नहीं। बेटा दूसरे साल भी कस्टमर आएगा, तीसरे साल भी कस्टमर आएगा, चौथे साल भी कस्टमर आएगा, पांचवें साल भी कस्टमर आएगा, कस्टमर आता रहेगा। किसकी वजह से? इस ऐड की वजह से। लेकिन ऐड करी एक बार, लेकिन कस्टमर आ रहा है हर साल। तो बेटा अकाउंट्स कहता है ये गलत है। आपको ये जो बेनिफिट मिला है इसका मतलब आपको हर साल मिल रहा है। अरे आपको ईयर 1 में भी मिल रहा है, ईयर 2 में भी मिल रहा है, ईयर 3 में मिल रहा है। कैसे सर, कैसे मिल रहा है बेनिफिट? अरे ईयर 1 में भी कस्टमर आ रहा है, ईयर 2 में भी कस्टमर आ रहा है, ईयर 3 में भी कस्टमर आ रहा है। तो कस्टमर आने की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। हाँ जी सर। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई यार, ये एडवर्टाइजिंग का खर्चा अब मैं डेबिट कैसे करूं? मतलब खर्चा कैसे मानूं? मुझे खर्चा डालना है, इसको खर्चा मानना है। अब खर्चे के लिए मुझे इसका पूरा का पूरा बेनिफिट एक बारी में रियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत समझो, समस्या समझो, ये बेनिफिट हम एक बारी में रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। ईयर 2 में भी बेनिफिट आ रहा है, ईयर 3 में भी आ रहा है, आता ही जा रहा है भैया एन नंबर ऑफ ईयर्स में। क्या करें? अकाउंट्स ये कहता है जितना जैसे 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 बेनिफिट आ रहा है उनको उन सालों में बांट दो। जैसे सोचो बेटा, फॉर लेट से बेटा आपको 3 साल के लिए बेनिफिट आया, मतलब आपने एक बार ऐड करी थी ईयर 1 में, तीसरे साल तक आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद नहीं आया। मतलब एक ऐड करके 3 साल तक बेनिफिट मिला। तो अकाउंट्स कहता है, अकाउंट्स क्या कहता है, अकाउंट्स क्या कहता है? सोचो ये जो 10 लाख रुपए का आपने खर्चा करा इस पे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, और इक्वल इक्वल 3,33,000 हर खर्चे का मान लो, हर साल का खर्चा मान लो। ईयर 1 इसका भी बेटा 3,33,000, ईयर 2 का, और इसका भी बेटा 3,33,000 ईयर 3 का। मतलब इक्वल 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 आपने कंज्यूम करा। मतलब पहले साल आपने 3,33,000 का कंज्यूम करा, दूसरे साल भी आपने 3,33 का कंज्यूम करा, तीसरे साल का भी 3,33 कंज्यूम करा। मतलब आपने आगे के लिए डेफर कर दिया। मतलब खर्चा आपने इसी साल करा ईयर 1 में, लेकिन क्या बेनिफिट आपने पूरा का पूरा लिया? नहीं, आपने डेफर कर दिया उसको आगे के सालों के लिए, जब तक आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। एक बार बेनिफिट मिलना बंद हो गया बस फिर नहीं करेंगे। जब जब उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तब तक। बेटा ये था। हालांकि बेटा जितना मैंने आपको समझा दिया उतना आपको समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। बेटा कोई भी आपसे पूछ लेगा ना, आप अब प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को समझा दो, इतना समझा दिया। बेटा 12th क्लास वालों को नहीं पता जितना आप अभी आपके पास जो ये नॉलेज है डेफर्ड, ये इतना 12th क्लास वालों को नहीं पता। एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे जैसे इसका भी पढ़ते, जैसे इसने बताया, ये देखो इधर चला गया, ये रहा, spends 10 lakh on an asset to launch expected benefit thus for the next 3 years। बेटा ये इसने खर्चा करा 1 साल के लिए, लेकिन इसको जो बेनिफिट हो रहा है वो 3 साल तक के लिए मिलेगा। क्योंकि बेटा ऐसा थोड़ी ना आपने एक ऐड कर दिया आपको इसी साल कस्टमर आएगा, दूसरे साल भी आएगा, तीसरे साल भी आएगा।
तो यहाँ पे इसके केस में 3 साल तक कस्टमर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे बेनिफिट 3 साल तक आ रहा है। मतलब यहाँ पे बेटा आपको जो बेनिफिट मिल रहा है आपने एक बारी में कंज्यूम नहीं करा, ईयर 1 में नहीं, ईयर 2 में भी आ रहा है, ईयर 3 में भी मजा आ रहा है, ईयर 2 में भी मजा चल रहा है, ईयर 3 में भी मजा चल रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो अकाउंट्स ये कह रहा है 3 साल तक फिर इसका खर्चा आप आधा आधा करके, मतलब इक्वल इक्वल करके डाल दो। बेटा हर बार ऐसा नहीं है कि आपको इक्वल इक्वल करके डालना है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज का गेम है, आपको भी अपने लेवल में बस इतना ही समझना है, ठीक है। तो देखो हमने इसके केस में देखो क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ ओवर 3 ईयर्स। बेटा ये रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है हर 3 साल में इसका खर्चा डालते रहेंगे हम, ठीक है। रिटर्न ऑफ का बेटा अभी आप मतलब मत समझो, रिटर्न ऑफ जब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना वहां पर पढ़ेंगे इसका मतलब, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। तो आज की बेटा ये चर्चा मेरी थी रिसीव्स और एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसके ऊपर बात करी, थोड़ा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है ना, कोई नहीं डेफर्ड, क्योंकि थोड़ा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें समझना था। तो रिसिप्ट क्या होती है, कुछ नहीं होती बेटा, 2 प्रकार की होती है, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है ऐसी इनकम जो आपको बार बार आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, है ना, रिकरिंग इन नेचर होती है। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो बार बार नहीं आती, एक ही बार आती है, कभी कभी आती है, जैसे बैंक लो, हर बार तो नहीं लोगे, कभी कभी लोगे। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस के 3 टुकड़े कर दो, सीधी बात है, 3 टुकड़े जैसे उसके करोगे 3 तो वो 3 बन जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक ही बार, मतलब ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होगा, रिकरिंग इन नेचर होगा। डेफर्ड रेवेन्यू ये वो एक्सपेंडिचर होता है बेटा जो आप, जो उसका मजा, जो उसका बेनिफिट आपको आ रहा है, आपको एक बार में नहीं आएगा, सालों में, कुछ कुछ सालों में आता रहेगा आता रहेगा। तो जैसे बेनिफिट चलता रह रहा है तो आपको उसका खर्चा वैसे 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 डालना है। जैसे इस केस में बेटा लड्डू है, 10 रुपए का बेनिफिट मिला तो 10 रुपए का, तो बाद में 10 रुपए का लड्डू बेनिफिट हुआ तो उसका डाल दिया। तो बेटा जैसे जैसे बेनिफिट मिलता रहेगा वैसे 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 उसकी कॉस्ट डेबिट करते रहेंगे। तो आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इन डिटेल, बहुत लॉजिक वे में समझा। आपको बेटा ये क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। ये 11th क्लास का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी डाउट आएगी आप इस पर डालना, मैं आपका सॉल्व करा दूंगा उसमें। इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चन सीरीज, हॉट क्वेश्चंस वगैरह भी सेंड करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं आपसे